नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज की क्लास में साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान को कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भौतिक विज्ञान और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो है मापन। यहाँ आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। अब ये 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो याद रखिएगा ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला भी होता है। तो इन दोनों नामों को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने किलोमीटर। तो आपका जवाब होगा 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को मापने का मात्रक क्या है। तो आपका जवाब होगा डॉप्शन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है। तो आपका जवाब होगा बार। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो आपका जवाब होगा वाट शक्ति का मात्रक है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो याद रखेंगे कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यानी वर्क और एनर्जी का मात्रक क्या होगा? जूल। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो देखिए त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये सेकंड स्क्वायर क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है कि त्वरण क्या होता है। त्वरण का मतलब होता है कि एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर। और जब हम वेग परिवर्तन की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। अब इस मीटर प्रति सेकंड में और आपने कहा एकांक समय में, यानी मीटर प्रति सेकंड के बटे में भी क्या हो जाएगा? सेकंड। और ये सेकंड और सेकंड मिलकर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और त्वरण का मात्रक निकलता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये याद रखेंगे आप। अगला देखिए, यहां पर मूल जो भौतिक राशियों के ऊपर अभी चर्चा हुई है कि 7 होते हैं, यहां पर उनके मात्रक दिए गए। सबसे पहले लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसे केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है, इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, इसे MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए अभी मैं ऊपर चर्चा कर रहा था कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला भी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है वो किसके समतुल्य होता है। तो याद रखेंगे 1 बार बराबर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो याद रखिएगा 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर 1 पिकोग्राम होता है। अगला प्रश्न है पास्कल किस राशि का मात्रक है। तो याद रखेंगे दाब का मात्रक होता है पास्कल, और यह प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बल का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आवेग का मात्रक। तो याद रखिएगा आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पारसेक क्या है। तो याद रखिएगा पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का जो गुरुत्व है और जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, इसी के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान में रखेंगे आप। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है। तो याद रखिएगा एंगस्ट्रॉम द्वारा तरंगदैर्घ्य मापा जाता है, यानी वेवलेंथ को मापा जाता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट। तो आपका जवाब होगा 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति के बराबर, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है। तो याद रखिएगा यदि हम 1 माइक्रोन को मीटर में देखें तो 10 की पावर -6 मीटर। यदि आप सेंटीमीटर में देखेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर आपका 10 की पावर -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको मिलीमीटर में निकालना होगा तो आप कहेंगे कि 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -3 मिलीमीटर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो याद रखेंगे किसी भी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओ मीटर होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं। तो याद रखिएगा ये पूरक मात्रक होते हैं। क्लियर है? यानी ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। अगला है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो याद रखिएगा जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग होता है दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए। अगला प्रश्न है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा लक्स मीटर का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं। तो याद रखेंगे समतल कोण और घन कोण भी पूरक राशियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जवाब होगा स्टेथोस्कोप का प्रयोग हृदय की गति
हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर अदिश और सदिश राशियां दी गई हैं और यहाँ पर कुछ विभिन्न मात्रक भी दिए गए हैं। जैसे अगर बात कर ली जाए सबसे पहले अदिश राशियों की, तो याद रखिएगा अदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर अदिश राशि देखिए, दूरी अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, इसी प्रकार कार्य अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है और विद्युत धारा अदिश राशि है। अगर हम बात कर लें सदिश राशि की, तो विद्युत तीव्रता ये सदिश राशि है, तो ध्यान रखेंगे विद्युत धारा अदिश राशि है और विद्युत तीव्रता सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है, कोणीय वेग भी सदिश राशि है, त्वरण, संवेग और वेग ये तीनों क्या है सदिश राशियां हैं। इसी प्रकार विस्थापन और बल ये भी कैसी राशियां हैं सदिश राशियां हैं। तो ध्यान रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर, तो आपका जवाब होगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। यदि पूछा जाए कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितने मीटर, तो आपका जवाब होगा 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। अगला है एक डॉप्सन बराबर कितने माइक्रोमीटर, तो आपका जवाब होगा एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर। एक बैरल बराबर कितने लीटर, तो याद रखेंगे एक बैरल बराबर 159 लीटर यानी 159 लीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितने मीटर, तो 10 की पावर माइनस 9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर कितने मीटर, तो 10 की पावर 12। और एक फैदम बराबर कितने फीट, तो आपका जवाब होगा एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। क्लियर है। अगला देखिए, प्रमुख भौतिक राशियां और उनके एसआई मात्रक। यहां पर देखिए जो भौतिक राशियां दी गई हैं उनके यहां पर पहले आपको सूत्र देखना है और उस सूत्र से कैसे उसका मात्रक निकाला जाए ये आप समझ सकते हैं। यहां सबसे पहले दिया गया है क्षेत्रफल। आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यदि हम लंबाई और चौड़ाई को मीटर में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो क्या होगा मीटर स्क्वायर। अगला देखिए, आयतन के संदर्भ में दिया गया है। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यदि ये तीनों मान मीटर में हो तो आयतन का मान कितना हो जाएगा मीटर क्यूब यानी मीटर की पावर 3। अगला देखिए, लिखा हुआ है त्वरण। देखिए त्वरण पे अभी चर्चा हुई थी और मैंने आपको बताया था कि एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। जो यहां पर सूत्र दिया गया है कि वेग परिवर्तन की दर बटे में समय। अब अगर त्वरण की मात्रक की बात कर लें तो त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण और द्रव्यमान को आप सभी को पता है कि किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और त्वरण का भी आपने देखा है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो जो सूत्र बन जाएगा वो बनेगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा इसे न्यूटन भी कहा जाता है। क्लियर, यानी बल का मात्रक न्यूटन कहें या किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर कहें, बोथ आर सेम। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, बल के संदर्भ में आपसे इसका मात्रक सीजीएस में भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे बल का सीजीएस में मात्रक होता है डाइन। क्लियर। अगला लिखा हुआ गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। यदि हम गतिज ऊर्जा की मात्रक की बात कर लें तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर और इसे जूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखिए, अगला है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे ऊंचाई। क्लियर है। और स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर या जूल, याद रखेंगे। अगला है कोणीय विस्थापन। याद रखिएगा कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटे में त्रिज्या और कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है रेडियन, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन और यदि हम कार्य की मात्रक की बात कर लें तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है और इसे जूल भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल भी होता है। अगला देखिए, अगला है शक्ति। याद रखिएगा शक्ति बराबर कार्य बटा में समय, यानी एकांक समय में किया गया कार्य ही शक्ति कहलाता है और शक्ति का मात्रक क्या होगा जूल अपॉन सेकेंड या वॉट। क्लियर है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और यदि हम बल आघूर्ण के मात्रक की बात कर लें तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अगला देखिए, अगला है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का स्क्वायर। यहां पर अगर हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मात्रक की बात कर लें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अगला देखिए, अगला दिया गया है गुरुत्वीय विभव। देखिए गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटे में द्रव्यमान और अगर हम गुरुत्वीय विभव के मात्रक की बात कर लें तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है जूल अपॉन किलोग्राम। क्लियर है। अगला देखिए, अगला दिया है घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या बराबर क्या होता है दूरी। तो यहां पर घूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा दूरी को आप मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसका भी मात्रक मीटर हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है यंग गुणांक। याद रखिएगा यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। इस प्रकार जो यंग गुणांक का मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला देखिए,
अगला दिया गया है पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। इस प्रकार जो पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग अपॉन में दूरी, और वेग प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? वेग प्रवणता का मात्रक हो जाएगा प्रति सेकंड। क्लियर है? अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है श्यानता गुणांक। याद रखिएगा श्यानता गुणांक का जो सूत्र होता है वो होता है बल अपॉन क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। क्लियर है? तो इस प्रकार जो श्यानता गुणांक का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। अगला देखिए, अगला है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का सूत्र होता है ऊर्जा अपॉन आवृत्ति, और इस प्रकार जो प्लांक नियतांक का सूत्र मात्रक बनेगा वो बनेगा जूल अपॉन सेकेंड। अगला है बोल्ट्जमैन नियतांक। याद रखिएगा बोल्ट्जमैन नियतांक बराबर होता है ऊर्जा अपॉन ताप। क्लियर है? और बोल्ट्जमैन नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल केल्विन। क्लियर है? अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है धारिता। तो धारिता बराबर होता है आवेश अपॉन विभवांतर, और इस प्रकार जो धारिता का मात्रक बनेगा वो बनेगा फैरेड। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है चालकता। तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा विद्युत चालकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है धारा घनत्व। याद रखेंगे धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल, और इस प्रकार जो धारा घनत्व का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर? अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है चुंबकीय फ्लक्स। याद रखिएगा जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होगा वेबर या वोल्ट। क्लियर है? अगला देखिए, अगला दिया हुआ है प्रतिरोधकता। याद रखिएगा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा बराबर होता है ऊष्मी ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान, और इस प्रकार जो गुप्त ऊष्मा का मात्रक निकलेगा वो क्या होगा? जूल अपॉन किलोग्राम। क्लियर है? अगला देखिए, अगला लिखा है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, और इस प्रकार जो कोणीय संवेग का मात्रक निकलेगा वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर, और इस प्रकार जो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक निकलेगा वो है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये जो मात्रक हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप यहाँ पर सूत्र याद रखते हैं इन भौतिक राशियों के तो आप इजीली इनके मात्रक को फाइंड आउट कर सकते हैं, और मूल रूप से आपको जो मूल मात्रक हैं वो जरूर याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है। क्लियर? अगला लिखा हुआ संवेग किसकी माप करता है? तो याद रखिएगा संवेग गति की माप करता है, यानी गति की मात्रा की माप करता है संवेग। अगला है मैनोमीटर। याद रखिएगा मैनोमीटर का उपयोग गैसों का दाब मापने में किया जाता है। अगर हम बात कर लें सोने की शुद्धता को मापने के लिए तो याद रखिएगा सोने की शुद्धता को कैरेटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी किस मात्रक द्वारा व्यक्त करते हैं तो आपका जवाब होगा एक खगोलीय इकाई के द्वारा। क्लियर है? अगला देखिए, आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मापन है और उपकरण के नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल्टीमीटर जो यंत्र है ये क्या करता है? तो याद रखेंगे अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता के मापन में, ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता को मापने में, एरोमीटर का उपयोग वायु और गैस का भार तथा घनत्व को मापने में किया जाता है। यदि पूछा जाए एनीमोमीटर, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है एनीमोमीटर, तो याद रखेंगे एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति को मापने वाला यंत्र है। यदि पूछा जाए कि एक्सीलरोमीटर तो याद रखिएगा गतिमान वाहन की गति में वृद्धि की दर को मापता है एक्सीलरोमीटर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है बैरोमीटर, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने का काम करता है बैरोमीटर। यदि पूछा जाए बोलोमीटर तो याद रखिएगा ऊष्मीय विकिरण को मापने का काम करता है बोलोमीटर। इसी प्रकार कैलोरीमीटर, ये जो कैलोरीमीटर है ये ऊष्मा की मात्रा को मापने में काम आता है। अगला लिखा है वर्नियर कैलिपर्स। याद रखिएगा जो वर्नियर कैलिपर्स है ये बेलनाकार वस्तुओं के व्यास और गहराई को मापता है। क्रायोमीटर का उपयोग निम्न ताप को मापन में किया जाता है। यदि पूछा जाए डेंसिटीमीटर, याद रखेंगे पदार्थ के घनत्व का मापन करता है डेंसिटीमीटर। अगला लिखा है फेदोमीटर। याद रखिएगा फेदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई को मापन में आता है काम। अगला है गैल्वेनोमीटर। याद रखिएगा जो गैल्वेनोमीटर है ये विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। अगले यंत्र का नाम है गायरोस्कोप। याद रखिएगा गायरोस्कोप का उपयोग घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार ग्रेवोमीटर का प्रयोग गुरुत्वीय त्वरण के मापन में किया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है हाइड्रोमीटर। याद रखिएगा वस्तु की जो सापेक्षिक घनत्व है उसके मापन में यूज होता है हाइड्रोमीटर। क्लियर है?
देखिए यहाँ पर हाइड्रोमीटर का एक कंपेयर दूसरे यंत्र से होना आवश्यक है। वो किससे होगा? हाइग्रोमीटर के साथ। देखिए इन दोनों यंत्र में आप कंफ्यूजन रखते हैं। आज से इस कंफ्यूजन को आपको दूर कर देना है। जो हाइड्रोमीटर होता है ये वस्तुओं के सापेक्षिक घनत्व को मापता है, जबकि जो हाइग्रोमीटर है ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। क्लियर है? अगला है हाइड्रोफोन। याद रखिएगा जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापन के लिए हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार लैक्टोमीटर, ये आप बहुत भली बात जानते हैं कि दुग्ध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्रोनोमीटर। याद रखिएगा पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में जो उपकरण काम में आता है उसको कहते हैं क्रोनोमीटर। अगला है क्रेस्कोग्राफ। याद रखिएगा पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है क्रेस्कोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला दिया हुआ है डाइलेटोमीटर। याद रखिएगा ये जो डाइलेटोमीटर है ये किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला पूछा जा रहा है डायनेमोमीटर। याद रखिएगा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति के मापन में डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है नेफोस्कोप। याद रखिएगा ये जो नेफोस्कोप है ये वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन ज्ञात करने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला है रेडियो माइक्रोमीटर। याद रखिएगा रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण के मापन में प्रयोग में लाया जाता है। अगला है टैकोमीटर। याद रखिएगा किसी वस्तु के चक्रण की गति को मापन करने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? तो याद रखिएगा लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसी प्रकार द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है सीजीएस पद्धति में। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अगले यंत्र को देखिए। अगला यंत्र दिया गया है रेन गेज या यूडोमीटर। याद रखिएगा वर्षा की मात्रा को मापने का काम करता है रेन गेज या यूडोमीटर। अगला लिखा हुआ है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। याद रखिएगा ये जो रिफ्रैक्ट्रोमीटर यंत्र है ये पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने में प्रयोग में आता है। अगला है सेक्रोमीटर। याद रखिएगा शर्करा की सांद्रता को मापने के लिए काम आता है सेक्रोमीटर। अगला लिखा है स्क्रू गेज। याद रखिएगा महीन तारों के व्यास को मापन में काम आता है स्क्रू गेज। अगला लिखा हुआ है सेक्सटेंट। याद रखिएगा ऊंचाई को मापने वाला यंत्र है सेक्सटेंट। अगला है स्फेरोमीटर। याद रखिएगा ये जो स्फेरोमीटर है ये किसी भी सतह की वक्रता को मापने का काम करता है। अगला लिखा हुआ है स्फिग्नोमैनोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा रुधिर में धमनियों में रुधिर के दाब को मापन के लिए काम आता है स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला है थियोडोलाइट। याद रखिएगा थियोडोलाइट का प्रयोग अनुपस्थ और लंबवत कोणों के मापन में प्रयोग में आता है। अगला है थर्मोपाइल। याद रखिएगा विकिरण तीव्रता को मापने वाला यंत्र है थर्मोपाइल। अगला लिखा हुआ है वेंचुरी मीटर। याद रखिएगा द्रवों के प्रवाह की गति को मापता है वेंचुरी मीटर। अगला है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाला यंत्र है। अगला है मैक मीटर। याद रखिएगा ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मापता है मैक मीटर। अगला है मैग्नेटोमीटर। याद रखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र के मापन में प्रयोग किया जाता है मैग्नेटोमीटर। अगला यंत्र है माइक्रोमीटर। याद रखिएगा अति सूक्ष्म लंबाई के मापन में प्रयोग आता है माइक्रोमीटर। अति सूक्ष्म लंबाई के मापन का मतलब ये मिलीमीटर के 1000वें भाग को भी मापन कर सकता है। अगला है ओडोमीटर। याद रखिएगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का काम करता है ओडोमीटर। अगला है ओम मीटर। याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोध का मापन करता है ओम मीटर। अगला है ओंडोमीटर। याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति का मापन करता है ओंडोमीटर। अगला है पायरोमीटर। याद रखिएगा उच्च ताप युक्त पिंड के ताप का मापन करता है पायरोमीटर। अगला है फोनोमीटर। ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है फोनोमीटर। अगला है पॉलीग्राफ। याद रखिएगा अपराधी या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अभी हाल ही में दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें इसका प्रयोग भी किया गया। अगला है रडार। रडार का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला है रेडियोमीटर। याद रखिएगा विकिरण मापन में काम आता है रेडियोमीटर। अगला है सिस्मोग्राफ। अगला क्या है? सिस्मोग्राफ। ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता का मापन करता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला है स्पीडोमीटर। याद रखिएगा गतिमान वाहन की गति के मापन में स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है पाइर हीलियोमीटर। याद रखिएगा सौर विकिरण के मापन में पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले यंत्र का नाम है विस्कोमीटर। याद रखिएगा द्रव की श्यानता को मापने में विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है वेव मीटर। याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य को मापने का काम करता है वेव मीटर। अगले यंत्र का नाम है इलेक्ट्रॉन मीटर। याद रखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन मीटर है ये विभवांतर मापने वाला यंत्र है। अगला देखिए, अगले चैप्टर का नाम है यांत्रिकी। यहाँ जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा प्रक्षेप गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम 45 अंश के कोण की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब कोई मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटती है, ये किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा ये क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होता है। क्लियर है? अगला देखिए, आगे पूछा जा रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो याद रखिएगा संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो याद रखिएगा न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रक्षालन मशीन यानी जो वॉशिंग मशीन होती है, इसका कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। ये कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करती है वॉशिंग मशीन। अगला है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक बात याद रखिएगा घर्षण के संदर्भ में कि घर्षण गति का विरोध करता है। क्लियर है? तो जहां पर घर्षण कम होगा वहां गति का विरोध कम होगा, और जब गति का विरोध कम होगा तो आप तेजी से चलेंगे, और तेजी से चलेंगे तो फिसल के गिर जाएंगे। क्लियर है? अगला देखिए, अगला यहां पर न्यूटन के गति विषयक संबंध में बताया जा रहा है। यहां लिखा हुआ है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वो तब तक विरामावस्था में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। क्लियर है? तो ये क्या है? ये न्यूटन का गति विषयक पहला नियम है। अगर हम इसके उदाहरण की बात कर लें, यहां पहला उदाहरण है चलती हुई गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे झुकना। आप सभी जानते हैं कि जब गाड़ी चल रही है तो उसमें जो व्यक्ति बैठा है वो भी गतिमान अवस्था में रहेगा, और न्यूटन का पहला नियम कहता है कि जब तक वो उस पर कोई बाह्य बल न लगे तब तक वो उसी अवस्था में गतिमान रहना चाहेगा या उसी अवस्था में बना रहना चाहेगा। तो यहाँ पर गाड़ी चल रही है तो वो व्यक्ति भी गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा, लेकिन जब उस पर बाह्य बल ब्रेक के रूप में लग रहा है तभी वो जब गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा, इसीलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। क्लियर है? अगला उदाहरण इसमें आप देख सकते हैं पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना। इसके अलावा कपड़े को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर जो धूल कण निकलते हैं वो भी न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित होते हैं। अगला है न्यूटन का द्वितीय नियम। याद रखिएगा न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और याद रखिएगा जो संवेग परिवर्तन की दिशा है वो बल के अनुदिश होती है, यानी बल के ही दिशा में संवेग परिवर्तन की दिशा होती है। क्लियर है? अब बल बराबर आप सभी जानते हैं कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी F बराबर m/a। ये किससे संबंधित है? गति विषयक, जो न्यूटन का गति विषयक दूसरा नियम है उससे संबंधित है। ये भी कई बार पूछा गया है। अगर हम बात कर लें न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के उदाहरण की, तो देखते हैं आपकी गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, तो ये किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का उदाहरण है, ताकि उसके हाथ में चोट न लगे। एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड कराता हूँ। आप देखेंगे कि गद्दा या मिट्टी के फर्श पर जब आप गिरते हैं तो सीमेंट के फर्श पर गिरने की अपेक्षा उसमें कम चोट आती है। ये भी किसका उदाहरण है? न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का उदाहरण है। अगला देखिए, अगला है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि जब आप नदी के किनारे नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर हटती है, तब आपने वहां पढ़ा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो याद रखिएगा ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? ये न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का ही उदाहरण है। क्लियर है? अगला देखिए, यहाँ पर अगर हम इसके उदाहरण को देख लें तो बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पकड़ने वाली व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये यहाँ पर न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला है रॉकेट, वायुयान की गति, चप्पू चलाने वाले नाव को आगे बढ़ाना, ये सभी किसका उदाहरण है? ये सभी न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का उदाहरण है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? तो याद रखिएगा जो ऊर्जा संरक्षण, इसका मतलब ये होता है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। अगला पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो याद रखिएगा ये होता है वायु के घर्षण के कारण। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गृह पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल क्या है? तो याद रखिएगा जब ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो जो एक बल लगता है उसको कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल, इसीलिए वो ग्रह नीचे की ओर गिरते नहीं हैं, वो बराबर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। याद रखिएगा इस अभिकेंद्रीय बल को इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दूध मथने में जो क्रीम दूध से बाहर निकलती है ये किसके कारण है? तो याद रखिएगा ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अभी आपने पढ़ा है कि वॉशिंग मशीन भी किस पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखिएगा रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पेचकस के द्वारा पेच को घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना, ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। तो याद रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सरल आवर्त गति में दोलन में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिएगा सरल आवर्त गति के दोलन में प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो कमानी तुला होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा कमानी तुला हुक के नियम पर कार्य करता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो याद रखिएगा ब्रेक बल को 4 गुना लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जेट इंजन
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। अगला देखिए, यहां पर श्रेणी के उत्तोलक की बात हो रही है और यहां से प्रश्न बहुत पूछता है। तो जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है वो है कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास। अगर हम बात कर लें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरौता आता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन आती है, और तृतीय श्रेणी उत्तोलक के अंतर्गत स्टेपलर आता है, चिमटी आती है और मनुष्य के हाथ आते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। यहां पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है? तो याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है। क्लियर? यानी अगर हमको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर अगर किसी चीज को भेजना है तो हमको उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या उससे तेज गति से आपको भेजना होगा। अगला है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब को छोड़ा जाए तो क्या होगा? तो याद रखिएगा वो भी अंतरिक्ष यान के साथ गति करने लगेगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर गिरते नहीं है, क्यों? क्योंकि त्वरण के कारण। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भू उपग्रह यानी जो जियो सैटेलाइट्स हैं किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करते हैं? तो याद रखिएगा अब केंद्रीय बल के प्रभाव में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। अगला प्रश्न है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, यदि वो लड़की उस पर खड़े हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण जो लोलक घड़ी है वो क्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा अगर लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो जो लोलक की घड़ी है वो गर्मियों में धीमी पड़ जाती है, और यही आप अगर शीतकाल में देखेंगे तो जो इसकी लंबाई कम हो जाती है तो शीतकाल में घड़ी तीव्र चल सकती है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो याद रखिएगा यहां पर हवा की उपस्थिति है। क्लियर है? और अगर हवा की उपस्थिति नहीं होती तब अगर हम लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते तो दोनों एक साथ आती, लेकिन यहां पर हवा की उपस्थिति है इसलिए लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्लियर है? आगे बताया जा रहा है कि यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य किया जाए, वही जो मैं ऊपर अभी एक्सप्लेन कर रहा था आपको, नगण्य कर दिया जाए और एक समान आकार की लकड़ी, लोहे या मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा ध्रुवों पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है। आगे बताया जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी का जो अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है वो आरोपित होगा, इसीलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। क्लियर है? अगला देखिए, आगे कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होगा? तो याद रखिएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तब उस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार सर्वाधिक महसूस होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो याद रखेंगे 24 घंटे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है वो क्या होगा? तो याद रखिएगा वर्तमान समय का ये 1/4 भाग हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? तो अभी चर्चा हुई थी घड़ी के संदर्भ में कि जो लोलक की समयावधि है वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो याद रखिएगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? तो याद रखिएगा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पीसा की झुकी हुई मीनार गिर क्यों नहीं जाती है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसीलिए पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चक्री झूले पर झूलते समय व्यक्ति को भार बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? आपने देखा होगा और कभी ना कभी आप मेले में जाते समय उस बड़े वाले झूले पर जरूर झूले होंगे, तो जब आप वो झूलते हैं और जब वो झूले से नीचे की तरफ जब आते हैं तो लगता है कि आप बाहर की तरफ चले जाएंगे।
आपको सभी लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा, बहुत अच्छा क्षण है और पढ़ते समय हमेशा अपने जो भी पल हैं, उनको व्यावहारिक रूप से जब तक आप कोरिलेट नहीं करेंगे, तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, वो जो बाहर की ओर धक्का महसूस होता है, वो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं, तो कौन-सा पत्थर ज़मीन पर पहले आएगा? तो आपका जवाब होगा दोनों ही पत्थर एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। अगला देखिए, आगे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के उदाहरण दिए गए हैं। याद रखिएगा, सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार और निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला उदाहरण देखिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण ही पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगले चैप्टर का नाम है पदार्थों के सामान्य गुण। यहाँ पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक? तो याद रखिएगा, साबुन के बुलबुले का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो याद रखिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर जो जलीय जंतु हैं वो जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर का पानी जमता नहीं है और वो जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज में क्या प्रतिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा, वो समुद्र में कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, उसका आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? तो याद रखिएगा, वायु दाब में कमी होने के कारण। क्लियर? यानी जब आप ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में कमी होती है और पेन के अंदर का दाब ज्यादा रहता है तो वो स्याही बाहर आ जाती है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो याद रखिएगा, समुद्र का जल का जो घनत्व है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से कितना भाग ऊपर उठा रहता है? तो याद रखिएगा, जो समुद्र में प्लवन करता हुआ बर्फ का जो पिंड है वो पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी की सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यदि मान लीजिए किसी गिलास में कोई बर्फ पड़ा हुआ है तो पूछा जाता है आपसे कि जब वो बर्फ पिघलेगा तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, पानी का जो स्तर है वो अपरिवर्तित रहता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? देखिए, जो पृष्ठ तनाव का कारण है वो है अणुओं के मध्य संसंजक बल। क्लियर? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बैरोमीटर के मापने में अगर अचानक गिरावट आ जाए तो ये किस प्रकार के मौसम का संकेत है? तो याद रखिएगा, अगर बैरोमीटर के मापन में अचानक गिरावट आ जाए तो ये तूफानी मौसम का संकेत देता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तो याद रखिएगा, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसीलिए तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुएं से जब पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव करते हैं? तो याद रखिएगा, ये अनुभव क्या होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है। देखिए, जब हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको ये फिजिक्स कंप्लीट कराया जा रहा था तो उस समय इसको एक्सप्लेन किया गया था। याद रखिएगा, जब पानी से भरी हुई बाल्टी जब कुएं में पानी के अंदर रहती है तो उसका भार कम महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस पानी की सतह पर बाहर की ओर एक फोर्स काम करता है। क्लियर है? जब आप उस पानी भरी बाल्टी को उस पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो वो फोर्स काम करना बंद कर देता है, इसीलिए आपको वो बाल्टी भारी लगती है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, वायु के घनत्व की तुलना में जो बादलों का घनत्व है वो कम होता है। यही कारण है कि वायुमंडल में बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे की कील पारे में तैरती है लेकिन वो जल में डूब जाती है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, लोहे का जो घनत्व है उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है और पारे के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि लोहे की कील पारे में तैरती हुई रहती है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधों की जड़ों से जो पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ता है इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा, ये केशिकत्व के कारण जड़ों से पत्तियों की तरफ जल जाता है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टोव में जो मिट्टी का तेल है वो बत्ती में ऊपर की ओर चढ़ता है, ये किसके कारण? तो याद रखिएगा ये भी केशिकत्व का ही उदाहरण है। एक और केशिकत्व का उदाहरण आपने पढ़ा होगा कि यदि सूती वस्त्र पर आप स्याही गिराते हैं तो स्याही फैलती है, ये भी केशिकत्व के कारण ही होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा क्वार्ट्ज की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है कि अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है अपमार्जक मिलाने पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा फाउंटेन पेन भी केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल का जो आपेक्षिक घनत्व है किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो यहां मैंने अभी पूर्व के एक प्रश्न में मैंने आपको इसको फोकस करके बताया था कि ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आपेक्षिक घनत्व है ये सर्वाधिक रहता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप को स्थिर हो जाता है, किसके कारण? तो याद रखिएगा श्यानता के कारण जल अपने आप कुछ देर बाद स्थिर हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि धातु की जो शुद्धता है वो ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है धातु की शुद्धता ज्ञात करने में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल से निकालने पर सेविंग ब्रश का जो बाल है वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, किसके कारण? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण जल से बाहर निकालने पर सेविंग ब्रश के जो बाल है वो आपस में चिपके हुए होते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों होती है? तो याद रखिएगा स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर की छत उड़ जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनके ऊपर वायु का दाब है वो नीचे की वायु दाब से कम हो जाती है, इसीलिए टीन और छप्पर की जो छत है वो आंधी आने पर उड़ जाती है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला चैप्टर है तरंग गति एवं ध्वनि। यहाँ पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो याद रखिएगा नाइट विजन डिवाइस में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो दृश्य प्रकाश है यानी जो विजिबल लाइट है उसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो याद रखिएगा 390 से 750 नैनोमीटर के बीच दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आंतों से संबंधित रोगों के निदान के लिए कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? तो याद रखिएगा एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है आंतों से संबंधित रोगों के निदान हेतु। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कीड़ों और क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक तरंग का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा ये डॉपलर प्रभाव के कारण जब रेलगाड़ी समीप आती है तो उसकी जो सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता है वो बढ़ती जाती है। अगला पूछा जा रहा है कि क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पर चार्ट के माध्यम से प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बताया गया है। इसको करने से पहले आइए कुछ और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको कंप्लीट कर लिया जाए। यहाँ पर देखिए कुछ अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण और कुछ अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण दिए गए हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए जो प्रकाश तरंगे हैं ये अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। इसी प्रकार भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंग है वो भी अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। जो डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे हैं वो भी अनुप्रस्थ तरंगों का ही उदाहरण है, जैसे सितार, गिटार और वीणा में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला है स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो भी अनुप्रस्थ तरंग का ही उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग की। तो याद रखिएगा जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। इसी प्रकार भूकंपी तरंग पी जो है ये भी अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। याद रखिएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंग है वो कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक रडार शत्रु के विमान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का प्रयोग करता है? तो याद रखिएगा रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। अगले प्रश्न में परावैग्नी विकिरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरणों और गामा किरणों को तरंग दैर्ध्य के आधार पर आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े, यानी सबसे पहले आप कम तरंग दैर्ध्य वाली किरण को रखेंगे और उसके बाद क्रमशः बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को रखते हुए जाएंगे। तो याद रखिएगा सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है गामा किरण की, यहाँ पर जो दी है गामा, उसके बाद एक्स किरण, फिर परावैग्नी किरण और उसके बाद सूक्ष्म किरण। क्लियर है? अगला देखिए, अब यहाँ पर प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जो सबसे पहली तरंग दी गई है वो है गामा किरणें। याद रखिएगा जो गामा किरणें उसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरेल ने। अगर हम गामा किरणों के तरंगदैर्ध्य परास की बात कर लें तो जो गामा तरंगों का जो तरंगदैर्ध्य परास है वो है
10 की पावर -14 एम से लेकर 10 की पावर -10 एम तक। यदि हम इसके आवृत्ति परास को देखें तो गामा किरणों का जो आवृत्ति परास है वो 10 की पावर 20 से लेकर 10 की पावर 24 तक है। यदि हम गामा किरणों के उपयोग की बात कर लें तो गामा किरणें नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में प्रयोग में लाई जाती है। अगला देखिए, अगला है एक्स किरणें। याद रखिएगा, एक्स किरणों की खोज WC रोंटेजन ने की थी। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। यदि हम एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य परास की बात कर लें तो इसका तरंगदैर्ध्य परास 10 की पावर -10 एम से लेकर 10 की पावर -8 एम तक होता है और एक्स किरणों का जो आवृत्ति परास है वो 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 16 तक होता है। यदि हम एक्स किरणों के उपयोग की बात कर लें तो याद रखिएगा इसका प्रयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। अगला देखिए, अगला है पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये जो यूवी रेडिएशन है यानी पराबैंगनी किरणें हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा इसकी खोज जोहान रिटर ने की थी। यदि हम इसके तरंगदैर्ध्य परास को देख लें तो इसका तरंगदैर्ध्य परास 10 की पावर -8 एम से लेकर 10 की पावर -6 एम तक होता है और यदि हम इसके आवृत्ति परास की बात कर लें तो इसका आवृत्ति परास 10 की पावर 16 से लेकर 10 की पावर 14 तक होता है। यदि हम यूवी रेडिएशन के उपयोग की बात कर लें तो इसका उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में और कीटाणुओं को यानी जीवाणुओं को नष्ट करने में यूवी रेडिएशन का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, यदि हम दृश्य किरणों की बात करें यानी विजुअल रेडिएशन की तो इसकी खोज न्यूटन ने की थी। यदि हम दृश्य किरणों की तरंगदैर्ध्य परास की बात करें तो इसका तरंगदैर्ध्य परास जो है 3.9 × 10 की पावर -7 एम से लेकर 7.8 × 10 की पावर -7 एम तक होता है। यदि हम इसके आवृत्ति परास की बात करें तो इसका आवृत्ति परास 10 की पावर 14 से लेकर 10 की पावर 12 तक होता है। यदि हम इसके उपयोग को देखें तो इसकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला है अवरक्त विकिरण। याद रखिएगा जो अवरक्त विकिरण है यानी इंफ्रारेड रेडिएशन है, इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्सेल ने। और यदि हम अवरक्त किरणों के तरंगदैर्ध्य परास की बात कर लें तो इसका तरंगदैर्ध्य परास होता है 7.8 × 10 की पावर -7 से लेकर 10 की पावर -3 तक। अगला है, यदि हम इसके आवृत्ति परास की बात करें तो ये 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 10 तक होता है। यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो याद रखिएगा फोटोग्राफी में, सिकाई में और टीवी के रिमोट कंट्रोल में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न आपसे बहुत पूछा गया, ध्यान में रखेंगे। अगला है रेडियो लघु रेडियो तरंगे यानी शॉर्ट रेडियो वेव्स। याद रखिएगा जो लघु रेडियो तरंगे हैं इनकी खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। यदि हम इसके तरंगदैर्ध्य परास की बात कर लें तो इसका तरंगदैर्ध्य परास जो है वो 10 की पावर -3 एम से लेकर 1 एम तक होती है और यदि हम इसके आवृत्ति परास की बात कर लें तो ये 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 8 तक होती है। यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो जो लघु रेडियो तरंगे हैं इनका प्रयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार और टेलीफोन में किया जाता है। अगला है दीर्घ रेडियो तरंगे। याद रखिएगा जो दीर्घ रेडियो तरंगे यानी लॉन्ग रेडियो वेव्स है इसकी खोज मार्कोनी ने की थी और इसका जो तरंगदैर्ध्य परास है वो 1 एम से लेकर 10 की पावर 4 एम तक होता है। अगर हम बात करें इसके आवृत्ति परास की तो याद रखिएगा दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति परास 10 की पावर 6 से लेकर 10 की पावर 4 होती है और यदि हम दीर्घ रेडियो वेव्स की उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविजन के प्रसारण में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? तो याद रखिएगा आयनमंडल से। अगला पूछा जा रहा है कि जो कूलिज नलिका है यानी जो ट्यूब है इसका प्रयोग किस किरणों के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा एक्स किरणों के उत्पन्न करने के लिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, याद रखिएगा निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार कहा जाता है। अगला देखिए, यहां पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंद चूल्हे यानी जो ओवन है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ओवन में सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है किसका? अवरक्त किरणों का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको तरंगदैर्ध्य कहते हैं अर्थात वेवलेंथ कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला चैप्टर है ध्वनि यानी साउंड। यहां पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो पराध्वनिक जेट है यानी जो सुपरसोनिक जेट है इससे वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो याद रखिएगा इससे ओजोन परत को क्षति पहुंचती है। आप सभी जानते हैं कि जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में स्थित होती है। अगला है किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो ये दूरी 16.5 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो याद रखिएगा वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सिनेमाघरों और बड़े सभागारों में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा ये अनुरणन के कारण होता है। क्लियर है? तो ये किसके कारण होता है? रीवाइब्रेशंस के कारण होता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्तियों की एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती, इसका कारण क्या है? इसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल का न पाया जाना। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह जैव पद्धति यानी वो बायोलॉजिकल मेथड जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा सोनोग्राफी में पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, देखिए पराश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है? पराश्रव्य ध्वनि वो होती है जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कितनी तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त होती है? तो याद रखेंगे 45 डेसिबल। अगला पूछा जा रहा है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो चमगादड़ हैं ये पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और इन्हीं के द्वारा वो निर्देशित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा टीवी रिमोट में रेडियो तरंगों के साथ साथ अवरक्त किरणों का भी प्रयोग किया जाता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा भी था और ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। अगला है ध्वनि स्रोत और उसकी तीव्रता क्या है? अगर आप साधारण बातचीत कर रहे हैं तो उसमें जो ध्वनि की तीव्रता है वो 30 से 40 डेसिबल रहती है। यदि तेज बातचीत हो रही है तो तीव्रता 50 से 60 डेसिबल रहती है। यदि तेज संगीत या शोर हो रहा है तो जो ध्वनि की तीव्रता है वो 80 डेसिबल से ऊपर होती है। पेड़ पत्तों की जो सरसराहट है वो 10 से 20 डेसिबल के बीच होती है। यदि कोई पूछे कि जो पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन है उसकी ध्वनि तीव्रता, तो याद रखिएगा ये 110 से लेकर 120 डेसिबल के बीच। जेट विमान की जो तीव्रता है वो ध्वनि की तीव्रता 140 से लेकर 150 डेसिबल के बीच होती है। और जो औद्योगिक यंत्र या कारखानों में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो 100 से लेकर 120 डेसिबल के बीच होती है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि महिलाओं की जो आवाज है वो पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाओं की आवाज का जो तारत्व है वो अधिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होता है? तो अभी चर्चा हुई थी कि जो टीवी का रिमोट है इसमें अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसको। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सितार और अगर बांसुरी को एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि में किस आधार पर आप भेद कर पाएंगे? तो याद रखिएगा ध्वनि की गुणता के आधार पर आप भेद कर सकते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि की वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? यहां पर एक बात आप बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे। याद रखिएगा जो ध्वनि की चाल है वो घनत्व के बढ़ने पर उसकी चाल भी बढ़ती है। क्लियर है? यानी घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। तब आप देख लीजिए यहां पर सबसे कम घनत्व किसका होगा? नाइट्रोजन का। तो यहां पर ध्वनि की चाल क्या होगी? सबसे कम। उससे ज्यादा घनत्व होता है जल का, तो यहां ध्वनि की चाल इसकी अपेक्षा ज्यादा होगी। और आप जानते हैं कि जो लोहा है इसका घनत्व इनमें सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। यानी गैस में सबसे कम, उससे ज्यादा द्रवों में और सबसे ज्यादा ठोस में ध्वनि की चाल होती है। अगला देखिए, अगला भी प्रश्न इसी से संदर्भित है। पूछा जा रहा है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम क्या है? तो देखिए यहाँ पर तीर उल्टी लगा दी गई है। यहाँ पर ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल और उसके बाद फिर द्रव में और सबसे कम गैस में। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। क्लियर? और अगर तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग भी घटेगा। इस पर एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्मी में अधिक होती है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी में तो उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। क्लियर है? याद रखेंगे। अगर तापमान की बात हुई है तो यहाँ पर आर्द्रता को भी जरा ध्वनि के संदर्भ में समझ लीजिए कि आर्द्रता भी बढ़ेगी तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। क्लियर है? यानी घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। इससे एक प्रश्न बनता है कि ध्वनि जो है वो शुष्क वायु में धीमी लेकिन आर्द्र वायु में तीव्र होती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? तो याद रखिए आप सभी जानते हैं कि निर्वात में ध्वनि नहीं गुजरती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर यदि दो व्यक्ति आपस में बात करें तो वो बात ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है, यह भी आपने समझा। और धातु में ध्वनि का जो वेग है वो सबसे अधिक होता है। अब इस पर डिटेल चर्चा हुई है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो स्टेथोस्कोप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखेंगे स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है? तो याद रखिएगा ध्रुवण की घटना घटित नहीं होती है ध्वनि तरंगों में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ध्वनि का जो तारत्व है यानी इसकी जो पिच है वो किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा उसका तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो प्रतिध्वनि है यानी जो इको है इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन के ही कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अभी चर्चा हमने की थी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे हैं उनको पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा जो श्रव्य तरंगे हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखिएगा, श्रव्य तरंगे उन तरंगों को कहते हैं जो मानव द्वारा सुनी जा सकती हैं और इनकी जो आवृत्ति है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, कुत्तों और डॉल्फिन मछली के द्वारा पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुना जा सकता है। अगला देखिए, यहाँ पर चार्ट के माध्यम से एक फैक्ट बताया जा रहा है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले एल्युमिनियम है, उसमें बताया जा रहा है 6420। स्टील की बात कर लें तो 5960। इसको बस एक बार सुन लीजिए, इतना फैक्ट याद रखना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। लोहा की बात करें तो 5950। कांच यानी फ्लिंट की बात करें 3980। यदि हम जल की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर तो 1402। वायु की बात करें अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर तो इसकी चाल 331 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर 316 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर 1286 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल की बात करें तो 1533 मीटर प्रति सेकंड। और सामान्य जल की चाल, अगर इसमें ध्वनि की चाल बात करें तो ये 1493 मीटर प्रति सेकंड। इन विभिन्न माध्यमों में ये ध्वनि की चाल बताई जा रही है। क्लियर है। अगला चैप्टर है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। इसके अंतर्गत जो सबसे पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा, गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण ओस नहीं बनती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कमरे में यदि हम रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर रख दें तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, उसे पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर कहा जाता है। आगे यहां पर तापमापन से संबंधित एक चार्ट दिया गया है और यहां पर विभिन्न मेजरमेंट में हिमांक, क्वथनांक और भी अन्य मान दिए गए हैं। यदि हम सबसे पहले बात कर लें फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि हम क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम बराबर भाग की करें तो ये 180 बराबर भाग और एक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम बात कर लें सेल्सियस में, तो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 बराबर भाग और एक भाग 1 डिग्री सेल्सियस। यदि हम केल्विन की बात कर लें तो केल्विन में हिमांक जो होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 273 डिग्री केल्विन। यदि हम क्वथनांक की बात करें अर्थात बॉइलिंग पॉइंट, तो केल्विन में इसका मान होता है 373 डिग्री केल्विन और बराबर 100 बराबर भाग होते हैं और एक भाग 1 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। क्लियर है। अगले प्रश्न में आपसे परम शून्य ताप के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान ही परम शून्य ताप कहलाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के तौर पर किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, जो थर्मोस्टेट यंत्र होता है वो तापमान से उसका संबंध है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। तो याद रखिएगा, रेफ्रिजरेटर में एक समान तापमान बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताजा रखने के लिए कितना तापमान आवश्यक है। तो याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो याद रखिएगा, यदि हम सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण क्या है। तो याद रखिएगा, इसका कारण है भाप में गुप्त ऊष्मा। क्लियर है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो शुष्क बैटरी है उसमें विद्युत अपघटक का कौन प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये शुष्क बैटरी में विद्युत अपघटक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पानी में साधारण नमक मिलाने पर जो क्वथनांक बिंदु है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछा गया है। पानी में जब आप साधारण नमक मिलाते हैं तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो बढ़ जाएगा और जो हिमांक बिंदु है वो घट जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो तापक्रम है कितनी डिग्री पर एक समान हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए, इससे संबंधित जो कैलकुलेशन है आपको जो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इसको कवर कराया गया था उसमें इसको डिटेल में समझाया गया है। आप चाहें तो इसकी डिटेलिंग वहां से कवर कर लेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्दियों में लोहे के टुकड़े लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी वायु का तापमान बढ़ेगा तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, पदार्थ की ऊष्माधारिता पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में जो मेघाच्छादित रातें होती हैं, यानी ऐसी रात जिसमें मेघ छाए हुए हो, वो अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, ऐसा क्यों? तो आप सभी को पता है कि जो बादल होते हैं वो पृथ्वी और हवा से जो ऊष्मा का विकिरण है उसको रोकते हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि जो भी ऊष्मा पृथ्वी से परावर्तित होकर जाती है वो बादल होने के कारण पुनः वापस आ जाती है, इसीलिए जो मेघ वाली रात है वो अधिक गर्म होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसमें आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, पहले आयतन घटता है और बाद में बढ़ता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग उचित होता है? तो याद रखिएगा, ऊपर सफेद और नीचे काला, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ऊष्मा है उसको सफेद रंग परावर्तित कर देता है और काला रंग उसको अवशोषित कर लेता है, इसीलिए ऊपर का भाग सफेद और नीचे का काला होना चाहिए। अगला है, पूछा जा रहा है कि रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, क्यों? क्योंकि पटरियों को ऊष्मी प्रसार के लिए वो जगह छोड़ी जाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम तापमान है ये किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, उसके ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर प्रेशर कुकर के अंदर का तापमान निर्भर करता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी और तापक्रम अर्थात टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। आगे आपको चालन के अनुप्रयोग बताए गए। इसमें पहला लिखा हुआ है कि यदि शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का ताप अगर समान रखा जाए तो लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। अभी ऊपर चर्चा हुई है क्योंकि वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। अगला है, चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान है। यहां पर भी वही ऊष्मा की चालकता से ही संबंधित है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, पसीने हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाते हैं? तो याद रखिएगा, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि पसीना तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है, इसीलिए गर्म मौसम में पंखा चलाने पर आराम महसूस होता है और हल्का ठंडापन महसूस होता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो याद रखिएगा, वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। आगे आपको संवहन के अनुप्रयोग दिए गए हैं। पहला दिया है कि विद्युत बल में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए, यानी ये भी संवहन का उपयोग। अगला है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो संवहन द्वारा ही गर्म होता है। अगला है, मोटर कार में जो रेडिएटर लगा होता है वो भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, ये भी संवहन सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उनकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो याद रखिएगा, रजत परत लगाई जाती है, यानी सिल्वर लेयर लगाई जाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर ही उबलने लगता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, ऊष्मा ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सीसी जो सीटी स्कैन होता है उसमें किस किरण का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, सीटी स्कैन में एक्स किरण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, यह समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा निम्न तापी में निम्न ताप प्राप्त होता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है वो कितने जूल कार्य के लिए तुल्य है? तो याद रखिएगा, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 4.18 गुणे 10 की पावर 3 जूल कार्य के बराबर है। क्लियर है? आगे यहाँ पर विकिरण के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं। इसमें पहला है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। अगला है, पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं।
अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्यों? क्योंकि अभी उस पे जब छाता के संदर्भ में आप पढ़ रहे थे, तो इसको मैंने वहाँ कोरिलेट किया था, क्योंकि जो सफेद कपड़ा है, ये ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है। क्लियर है? अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? इस पे कई बार चर्चा हो चुकी है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो याद रखिएगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा की पुष्टि करता है। पूछा जा रहा है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने के लिए रख दिया जाता है, तो याद रखिएगा, अधिक समय रखने पर वो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि पानी जमने पर फैलता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का जो क्वथनांक है वो घटता क्यों है? तो याद रखिएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता है, इसीलिए क्वथनांक भी घटता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां जो वातावरण की जलवाष्प है वो जमकर बर्फ में तब्दील हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ठोस कपूर से जो वाष्प बनती है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी अगर कोई ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला है, ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो याद रखिएगा, ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया के द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उस आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक कृष्णिका यानी एक ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करती है? तो याद रखिएगा, सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल -114 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा, तारों का रंग उसका तापमान प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर क्या परिवर्तन होगा? तो याद रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों कर रखते हैं? तो याद रखिएगा, क्योंकि ऊन एक खराब चालक होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है वो है प्रकाशिकी। अगला देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश तंतु यानी जो ऑप्टिकल फाइबर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला पूछा जा रहा है कि जो मृग मरीचिका है ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग मरीचिका। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उसमें कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, उसका तरंगदैर्ध्य और वेग ये दोनों प्रभावित होता है। याद रखेंगे, यहां पर आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो ये आप पढ़ चुके हैं। जो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण है वो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका इंग्लिश टर्म भी आप याद रखेंगे, कॉनकेव मिरर। पूछा जा रहा है कि प्रकाश की सजावट के लिए जो विसर्जन लैंप होते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो याद रखिएगा, विसर्जन लैंपों में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। पूछा जा रहा है कि किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और जो बैंगनी रंग है इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। क्लियर है? और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वो सर्वाधिक होता है। क्लियर है? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है लेकिन इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला देखिए, इसीलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सिग्नल पे रेड लाइट लगी होती है या ट्रेन के पीछे जो लाइट लगी होती है वो रेड कलर की होती है। जो टावर लगे होते हैं उसमें जो सबसे टॉप पर लाइट होती है वो रेड कलर की होती है, क्योंकि वो दूर से ही लाइट दिख जाए। अगला है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा, दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य क्यों दिखाई देता है? तो याद रखिएगा, वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी कि खतरे के जो संकेतक होते हैं उसमें लाल रंग के प्रकाश का ही क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब सीधा समझ लीजिए बिखराव, यानी इसका बिखराव कम होगा तो यानी ये दूर से ही दिखाई देगी। यहाँ पर एक बात और समझिएगा, अभी आपने पढ़ा है कि लाल रंग के में जो है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है इसकी, ठीक है, सब तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे ज्यादा है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो याद रखिएगा, जो साबुन के झाग में चमकदार रंग दिखाई देते हैं ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। पूछा जा रहा है कि स्पष्ट दृष्टि यानी जो क्लियर विजन है उसकी न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आगे पूछा जा रहा है कि जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो अभी चर्चा हुई थी, क्यों? क्योंकि जो नीचे के बैगनी, नीले ये रंग है इनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, ठीक है, और इनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, इसीलिए जो है आकाश नीला दिखाई देता है। तो याद रखेंगे, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगे अधिक प्रकीर्णन होती है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि तंतु प्रकाशीय संचार यानी फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन जो है उसमें संकेतक किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश तरंगों के द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसीलिए आकाश काला दिखाई देता है। अगला देखिए, यहां पर एक चार्ट के माध्यम से विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल बताई जा रही है मीटर प्रति सेकंड में। यदि हम निर्वात में प्रकाश की चाल की बात कर लें तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि हम कांच में प्रकाश की चाल की बात करें तो ये 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और जल में अगर हम प्रकाश की चाल की बात करें तो ये 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको ध्यान रखेंगे। यदि हम रॉक साल्ट में बात करें तो यहाँ प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तारपीन का जो तेल है उसमें प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸ होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि परंपरागत कैमरे में कि किस भाग से आंख के रेटिना की तुलना की जाती है? तो याद रखिएगा, आंख के रेटिना की तुलना कैमरे की फिल्म से की जाती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा, एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति है ये कैसी होती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति है वो तरंग और कण दोनों के समान होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का जो रंग है उस रंग के कारण होता है जिस रंग का वो परावर्तन करती है, यानी उस वस्तु के द्वारा वो परावर्तित की जाती है वो रंग, इसीलिए वो वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। पूछा जा रहा है कि हीरा चमकता क्यों है? तो याद रखिएगा, उच्च अपवर्तनांक के कारण हीरा चमकता है। आप सभी को पता है कि हीरे का जो अपवर्तनांक है वो अधिक होता है, इसीलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा, प्रकाश की गति कांच में सबसे कम होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अस्त होते हुए सूर्य का जो रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करते हैं और एक प्रतिबिंब प्रदर्शित करते हैं तो इसको रोस्टर स्कैन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और ये जो दूरदृष्टि दोष है इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नीला, हरा और लाल ये कैसे रंग है? तो याद रखिएगा, ये प्राथमिक रंग कहे जाते हैं, नीला, हरा और लाल। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वस्तु का जो 3D प्रतिरूप है उसको अंकित और पुनरावृत्त करने की जो तकनीक है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए, उसको कहते हैं होलोग्राफी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो याद रखिएगा, प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पढ़ने में काम आने वाला दर्पण कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, उसमें उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दूरदर्शन के जो संकेत हैं एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह आप सभी जानते हैं कि वक्राकार है यानी कर्व्ड है। यही कारण है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, आवृत्ति मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलन का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया जाता है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों के भेजने के लिए। अगला है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है तो जो समतल दर्पण है उसकी न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में
यानी जो दृश्यावलोकन है उसके लिए कौन सा प्रयोग होता है? तो सीधी सी बात ये जान लीजिए कि जो रियर व्यू मिरर होता है यानी साइड वाला जो मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर किस प्रकार वस्तु का चित्र बनता है? तो याद रखिएगा जो वस्तु है वो छोटी और उल्टी बनती है रेटिना पर। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा नीले प्रकाश की जो ऊर्जा है वो सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक आंख की अपेक्षा दोनों आंख से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा जो देखी जाने वाली वस्तु है उसकी दूरी और गहराई का सही अनुमान लगाया जा सकता है यदि हम दोनों आंखों से देखते हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण वायु में उपस्थित धूल और कण है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जिसको दूर की वस्तु सही नहीं दिखाई दे रही है उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष और इसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है यानी कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह प्रश्न बहुत बनता है। आगे पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर है। आगे यहाँ पर चार्ट के माध्यम से विभिन्न रंगों के तरंगदैर्ध्य को दिया गया है। अगर हम बात कर लें बैंगनी रंग के तो याद रखिएगा बैंगनी रंग के जो तरंगदैर्ध्य है वो 3900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 4460 एंगस्ट्रॉन होती है। इसी प्रकार जामुनी या नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य है वो 4460 एंगस्ट्रॉन से 4650 एंगस्ट्रॉन होती है। आसमानी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो 4650 एंगस्ट्रॉन से लेकर 5000 एंगस्ट्रॉन तक। हरे रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो 5000 एंगस्ट्रॉन से 5700 एंगस्ट्रॉन तक। अगर हम पीले रंग के तरंगदैर्ध्य की बात करें तो ये 5700 एंगस्ट्रॉन से लेकर 5900 एंगस्ट्रॉन तक। नारंगी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो 5900 एंगस्ट्रॉन से लेकर 6200 एंगस्ट्रॉन तक और लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो 6200 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉन तक होता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि धूप के चश्मे की जो पावर है क्षमता वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा धूप के चश्मे की जो पावर क्षमता है वो 0 डायोप्टर होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना डॉपलर के सिद्धांत पर आधारित है यानी डॉपलर इफेक्ट का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल में वायु का जो बुलबुला है वो किस प्रकार की लेंस की तरह काम करता है? तो याद रखिएगा वायु का जो बुलबुला है ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पूछा जा रहा है कि जो खोजी बत्ती है यानी सर्च लाइट है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो याद रखिएगा रमन प्रभाव का संबंध सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ध्वनि का जो पुनरुत्पादन है यानी रिप्रोड्यूसिंग है इसके लिए सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क और ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा इसके लिए उसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु अगर रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना बनता है? तो याद रखिएगा प्रतिबिंब अनंत बनता है यानी दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य किसी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो याद रखिएगा प्रकाश का रंग सफेद प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो याद रखिएगा जो सुग्राही तरंगदैर्ध्य है वो है 5500 एंगस्ट्रॉन। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट लगता है। पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात जो सूर्य का प्रकाश है वो विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और याद रखिएगा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लियर है? और जो विभाजित होता है उसी को आप ट्रिक के तौर पर जब उसका शॉर्ट नाम निकालेंगे तो वो कहा जाता है विबग्योर। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि चंद्रमा से आने वाले प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचते हैं? तो याद रखिएगा चंद्रमा से आने वाले प्रकाश हम तक 1.3 सेकंड में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष के जो रंगों का सही क्रम है यही विबग्योर का सही क्रम है, तो वो है बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं? तो याद रखिएगा वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी भौतिक परिघटनाएं इंद्रधनुष बनने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण की सहायता से प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय अगर हम सूर्य को नंगी आंख से देखें तो वो आंख पे क्षति पहुंचाती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती हैं? तो याद रखिएगा परावैंगनी किरणें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूवी रेज कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। आप सभी ये जानते हैं कि ये जो परावैंगनी किरणें हैं इसका ज्यादातर भाग ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और बहुत कम मात्रा में ये किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा से संबंधित यहाँ पर चैप्टर है और इसमें पहला प्रश्न है हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो याद रखिएगा हैलोजन लैंप का जो तंतु है वो टंगस्टन और सोडियम से मिलकर बना होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 3.6 × 10⁶ जूल 1 किलोवाट का मान होता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का। अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बिजली के बल्ब है उसकी तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब अधिक उपयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो बिजली का बल्ब है इसकी तुलना में फ्लोरेसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फ्यूज में उपयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो याद रखिएगा उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक का फ्यूज में प्रयोग होने वाला तार होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो स्टोरेज बैटरी है उसको चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा दिष्ट धारा, यहां पर आप इंग्लिश टर्म याद रखेंगे डीसी यानी डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। पूछा जा रहा है कि डायनमो जो है ये बिजली उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है, यह ऊर्जा की किस प्रकार से संबंधित है? तो याद रखिएगा डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल क्यों जाते हैं? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, इसीलिए कम वोल्टेज पर विद्युत मोटर जल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि टरबाइन व डायनमो से जो बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो अभी आपने पढ़ा था कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो के साथ साथ आप टरबाइन को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार किस धातु से निर्मित होते हैं? तो याद रखिएगा निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार ये ज्यादातर लोग प्रश्न गलत कर देते हैं। याद रखिएगा विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने का कार्य होता है ट्रांसफार्मर का। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा रेक्टिफायर का प्रयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब के भीतर आर्गन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है कि जो विद्युत धारा है इसमें समान आवेश के एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, यानी विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन अगर विपरीत आवेश है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो याद रखिएगा यदि शुष्क मानव शरीर है तो उसमें विद्युत प्रतिरोध 10⁶ ओम होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा आर्गन के साथ पारावाष्प ये सामान्य ट्यूबलाइट में भरी जाती है। अगला प्रश्न है प्रतिदीप्ति बल्ब यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो याद रखिएगा मरकरी और नियॉन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा चांदी विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो जो तार है उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखिएगा R/4 होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है यानी संधारित्र का प्रयोग किया जाता है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विभव क्या निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है विभव। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। क्लियर है? यानी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस तार के प्रतिरोध में वो भी बढ़ेगा। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो याद रखिएगा तंतु को गर्म करके। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो याद रखिएगा जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? तो याद रखिएगा डायनमो और विद्युत मोटर
ये दोनों विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति हैं। क्लियर है, याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए अमीटर का और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो याद रखिएगा, अतिचालक का प्रतिरोध लगभग 0 होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, तड़ित चालक बनाने के लिए तांबे की धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला चैप्टर है चालकता। इस चालकता चैप्टर का जो सबसे पहला प्रश्न है, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है और यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है। याद रखिएगा, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं। अगला पूछा जा रहा है कि अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? तो याद रखिएगा, अर्धचालक की चालकता 0 ताप पर अधिकतम होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो याद रखिएगा, परम शून्य ताप पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है ये अचालक है, यानी नॉन कंडक्टर है, जिनसे होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाह नहीं होता है। अगला देखिए, यहाँ पर चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले चालक पदार्थों के उदाहरण देख लीजिए। इसमें धातुएं आती हैं, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, इसके साथ ही साथ अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट, ये सभी क्या है? चालक पदार्थों के उदाहरण है। यदि हम अचालक पदार्थों के उदाहरण की बात कर लें तो रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा, ये सभी क्या है? अचालक पदार्थों के उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अतिचालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो याद रखिएगा, शून्य पारगम्यता, ये अतिचालकता के लक्षण है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? तो याद रखिएगा, सिरेमिक ऑक्साइड, ये उच्च ताप अतिचालक है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, सिलिकॉन, जो कि अर्धचालक है, ये ट्रांजिस्टर बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे डोपिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, डायोड का प्रयोग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चालक से संबंधित कुछ तथ्य हैं यहाँ पर, जैसे पहला कह रहा है कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, जब आप चालक की लंबाई में वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। अगला है चालक का प्रतिरोध क्या होता है, किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा, चालक का जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला दिया गया है कि चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्लियर है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, धातुओं में तापीय वृद्धि से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। क्लियर है, याद रखेंगे, यानी ताप वृद्धि करेंगे तो उसकी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में भी वृद्धि होगी। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहां सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा, चुंबक के दोनों किनारों पर चुंबकीय आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो चुंबकीय कंपास की सुई है वो किस दिशा को प्रदर्शित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय कंपास की सुई उत्तर और दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है कि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है सीजीएस पद्धति में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं क्यूरी ताप। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहां होती है? तो याद रखिएगा, चुंबक के मध्य में चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क है? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक चुंबक लौह धातु के अयस्क है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो याद रखिएगा, लटकने की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा किसी चुंबक का आवर्तकाल, और अगर वो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि चुंबकीय यमनोत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी? तो याद रखिएगा, चुंबकीय यमनोत्तर के तल में नति सुई ऊर्ध्वाधर होगी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तड़ित यानी जो आकाशीय बिजली है वो वृक्षों में आग लगा सकती है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सभी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय गुण कब कम हो जाता है? तो याद रखिएगा, जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं तब सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कम हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेंज का जो नियम है वो किसके अनुरूप है? तो याद रखिएगा, लेंज का नियम चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, तो याद रखिएगा मैग्नेटाइड ये प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो वो कैसा व्यवहार करेंगे, तो याद रखिएगा प्रत्येक टुकड़ा जो है वो स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न है कि जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है इसका प्रयोग किस दिशा को ज्ञात करने में किया जाता है, तो याद रखिएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो याद रखिएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने खोजा था। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज तार टूट जाए और परिपथ टूट जाए, इसीलिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी और इसमें जो पहला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किया गया। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होती है, तो याद रखिएगा एक्स रे विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा CD एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यानी FBTR में किस मिश्रित ईंधन का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा यूरेनियम कार्बाइड और प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में किया जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट और बहुत महत्वपूर्ण है जो कई बार आपसे पूछा भी गया है कि जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है इसमें शीतलक के तौर पर किसका प्रयोग होता है, तो आपका सीधा जवाब होगा द्रवित सोडियम का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है, तो याद रखिएगा तारों में अक्षय ऊर्जा होने का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगला प्रश्न है भारत में रेडियोधर्मी तत्वों में सर्वाधिक भंडार किसका है, तो यहाँ पर फैक्ट के ऊपर वो जो ऑप्शन है उस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर आपका प्लूटोनियम आंसर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं, तो याद रखिएगा रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित करते हैं। अगले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है कि सूर्य अपनी ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। आगे आपको रेडियो सक्रिय तत्वों के उपयोग बताए गए हैं। यहाँ पर पहला है अधिक उपज वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण संस्करण में, मांस उत्पाद, फलों और सब्जियों के संस्करण में, कैंसर के उपचार में और भूमिगत पाइप में अगर कहीं रिसाव है तो इसका पता लगाने के लिए भी रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पर किसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के तौर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है मेसान की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा हिडेकी युकावा ने मेसान की खोज की थी। अगला प्रश्न है ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, तो याद रखिएगा ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थों को विखंडित की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है उसे ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। क्लियर है? अगला देखिए, यहां बताया जा रहा है कि वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा एनरिको फर्मी ने किया था। आगे देखिए, पूछा जा रहा है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा गामा किरणों के कारण कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा भारत में जो नाभिकीय ईंधन पाया जाता है वो है थोरियम। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में अणु बम का विकास किसने किया था, तो याद रखिएगा भारत में अणु बम का विकास डॉक्टर राजा रमन्ना जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा आणविक भट्टी में परमाणु रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है, तो याद रखिएगा साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला जो अणु है वो है प्रोटॉन। अगला प्रश्न है परमाणु ईंधन की श्रेणी में कौन नहीं आता है, तो याद रखिएगा कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा तारापुर महाराष्ट्र भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन पर कौन आधारित है, तो याद रखिएगा जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है और अभी आपने पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपी पेटी में स्थित है, तो याद रखिएगा नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश ये चौथी भूकंपी पेटी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। किसने? ऑटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन के द्वारा। अगला देखिए, यहां पर भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि तारापुर, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में है, रावत भाटा राजस्थान के कोटा में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है,
नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, काकरापार गुजरात राज्य में है, कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, और ट्राम्बे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो ये से याद रखेंगे आप। अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है वो विविध से संबंधित है। यहाँ जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है। क्लियर। तो इसीलिए वो चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। अगला पूछा जा रहा है कि शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा शुष्क बैटरी सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोलोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जा रहा है कि जो ध्वनि हमको सुनाई देती है वो कौन सी ध्वनि सुनाई देती है। तो यहां पर 3 प्रकार की कैटेगरी है। एक होता है 20 हर्ट्ज से कम, वो ध्वनि भी आप नहीं सुन सकते हैं, और एक होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये भी ध्वनि आप नहीं सुन सकते हैं। जो ध्वनि आप सुन सकते हैं उसका क्षेत्र कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच। क्लियर है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जल का हिमांक कितना है। तो याद रखिएगा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है तो उसे विस्थापित करने में वो असफल रहता है, क्यों। क्योंकि वह वो कितना कार्य माना जाएगा, उसे शून्य कार्य माना जाएगा। क्लियर। अगला है विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा विबग्योर का संबंध किससे है, प्रकाश से। ये मैंने आपको बताया भी था कि जब किसी भी प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो जो ये अलग अलग वर्णों में ये विभाजित होती है वो उसका सही क्रम क्या होता है, विबग्योर। अगला देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है कि चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो याद रखिएगा जड़त्व के कारण, और इसमें आपने पढ़ा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इस पर काम करता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक तकाशी हिरोज है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है हाइड्रोकार्बन विजन 2025। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीफोन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उस विधि को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे टेलीफैक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो याद रखिएगा 212 डिग्री। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा थर्मोकपल थर्मामीटर सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदक यानी नियंत्रण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी आपने पढ़ा था भारी जल अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है। तो याद रखिएगा प्लास्टिक का गलनांक -47 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर जो पानी की पाइपलाइन है वो क्यों फट जाती है। तो आप सभी को पता है कि पाइप में जो पानी है वो जब जमता है तो यानी पानी का आयतन बढ़ता है, इसके कारण पाइप फट जाती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण यदि 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने के लिए जो बल होता है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको स्थिर विद्युत बल्ब कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियां और पॉकेट कैलकुलेटर में किसका प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उनको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा उसे विद्युत रोधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है। तो याद रखिएगा किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा। तो याद रखिएगा छड़ पर धन आवेश उत्पन्न होगा। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसकी केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, लगभग 1 लाख केल्विन के करीब, और अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि घर्षण और स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा घर्षण और स्नेहक के अध्ययन को ट्राइबोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहां पर है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है।
अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहां पर है? तो याद रखिएगा आटाकामा, पेरू में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो याद रखिएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम रखा गया है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा मुंबई में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा यूरी गागरिन, ये अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था और ये एक रूसी अंतरिक्ष यात्री था जो 1961 में अंतरिक्ष में गया था। अगला है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो याद रखिएगा विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। और याद रखिएगा ये जो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं और ये 1963 में गए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि CIF का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये GIF का फुल फॉर्म है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लेजर द्वारा कौन सा विकिरण उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा लेजर द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी स्टिमुलेटेड रेडिएशन जो है वो उत्पन्न होता है लेजर द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो 3% है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु का जो विशिष्ट ताप है वो किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो याद रखिएगा वायु का जो विशिष्ट ताप है वो दाब बढ़ने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? तो याद रखिएगा भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार गोलाकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा दाब बढ़ने पर बर्फ का जो गलनांक है वो घटता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटाते हैं तो दाब बढ़ जाता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को क्या कहते हैं? कि अब आवृत्ति वाली जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा उसे अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, पराध्वनिक होती है, ठीक है, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग कैसी होती है? तो आप सभी को पता है कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये गैस में वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और जो प्रकाश है वो क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंग की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग की गति है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोनों की गति एक समान होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर जो प्रकाश का वेग है वो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो एक एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि ओजोन परत के द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पर यह भी बात आपको ध्यान रखना है कि जो ओजोन परत है ये किस में होती है? ये समताप मंडल में होती है। अगला देखिए, अगला है वायुमंडल में उपस्थित बादलों की जो गति है और जो गति की दिशा है इसको मापने के लिए जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उस यंत्र को कहते हैं नेफोस्कोप। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा वायु की गति बढ़ने से दाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इसी दंत चिकित्सक के अलावा नाक, कान, गला वाले डॉक्टर भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश, रेडियो तरंगे और एक्स किरणें किस प्रकार की विकिरण है? तो आपने वहां चार्ट के माध्यम से इनको पढ़ा था, ये सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की जो कणिका सिद्धांत है किसने दिया था? तो याद रखिएगा प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखिएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है कि प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है कि एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये कम से कम 2 उत्तल लेंसों से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल कमल का फूल यदि हम हरे प्रकाश में देखें तो कैसा दिखाई देगा? तो याद रखिएगा काले रंग का दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो याद रखिएगा चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है कि युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? तो याद रखिएगा रडार संसूचन के कारण, के बचाव के कारण, ठीक है, यानी रडार डिटेक्शन से बचाव के लिए युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीशे के रजतन यानी सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता? तो याद रखिएगा काले रंग का। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि हीटर के तार में जो है वो किस धातु के बने होते हैं? तो याद रखिएगा नाइक्रोम के। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो याद रखिएगा हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है।
पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है कि टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर की टेप को लेपित किया जाता है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा घड़ी में जो स्फटिक क्रिस्टल है वो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालकों से प्राप्त होती है। याद रखिएगा यानी जो स्वचालित कलाई घड़ियां हैं उसमें ऊर्जा जो है वो मूवमेंट ऑफ हैंड से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो याद रखिएगा डॉपलर प्रभाव के कारण। अगला प्रश्न है कि हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा हवाओं में गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण बल होता है वो कम होता है, और आप ये भी जानते हैं कि घर्षण बल का मतलब है गति का विरोध करना। क्लियर है? जब घर्षण बल कम होगा तो गति का विरोध कम होगा और आदमी तेज चलेगा और बर्फ में फिसल के गिर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण अर्थात एमआरआई यानी मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा जो एमआरआई है ये नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला पूछा जा रहा है कि भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो याद रखिएगा भारत में मीट्रिक प्रणाली 1957 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो याद रखिएगा तापांतर मुख्य कारण है ऊर्जा के स्थानांतरण का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है? तो वो है काला रंग, इसीलिए गर्मियों में काले रंग को पहनना उचित नहीं माना जाता है। काले रंग की जगह पर सफेद रंग प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो सौर विकिरण को परावर्तित कर देता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो याद रखिएगा एक भी नहीं। अगला प्रश्न है कि परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाते हैं? तो याद रखिएगा परम शून्य ताप पर सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा आयतन अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा टेलीफोन में कार्बन माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा साइबरनेटिक्स जो विज्ञान की एक शाखा है इसके अंतर्गत मानव और यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? साइबरनेटिक्स के अध्ययन अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सी है? तो याद रखिएगा गामा किरणें जो है वो सबसे हानिकारक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो याद रखिएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है कि मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा मोबाइल चार्जर में एक अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो युक्ति है वो प्रयोग की जाती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण कहा जाता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो याद रखिएगा पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो तड़ित चालक है वो किस धातु के बनाए जाते हैं? तो इस पर कई बार चर्चा हो गई है। ये तांबे की धातु से तड़ित चालक को बनाया जाना प्रेफर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा तराजू की रीडिंग घट जाएगी। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा किसी तारे का रंग जो है उसके ताप को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो याद रखिएगा हवा का वाष्प घनत्व 14.4 ग्राम होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है और ये तमिलनाडु राज्य में है। अगला है ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण का मतलब है कि ऊर्जा न तो सृजित होती है और न ही इसका विनाश होता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो याद रखिएगा उच्च दाब और निम्न ताप पर एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। अगला प्रश्न है आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी एफएम जो है इसमें आयाम परिवर्तनशील होता है, तो याद रखिएगा आयाम परिवर्तनशील नहीं, आयाम नियत रहता है। क्लियर है? अगला पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो याद रखिएगा वो है व्यतिकरण। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीले रंग को संक्रमित करती है, यानी नीले रंग को यह ट्रांसमिट करती है, इसीलिए नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जब आप अपमार्जक मिलाते हैं तो पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा, तांबे के तार को अगर दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो ईसीजी है वो किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, ईसीजी का संबंध हृदय से है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। तो याद रखिएगा, वो है ध्रुवण। अगला है वायु शीतलन यानी एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है। तो याद रखिएगा, गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए एयर कंडीशनिंग बेस्ट है। अगला प्रश्न है कि वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तु का आवर्धित रूप से दिखाई देता है। तो वो है दूरबीन। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं समान चाल और प्रतिवर्ती वेग। ठीक है, यानी वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति जो है वो समान चाल और प्रतिवर्ती वेग की गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो द्रव उबलने लगता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, समुद्र की लहरों में द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, क्यूरी तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती हैं। तो याद रखिएगा, क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं। पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है तो कौन सी ऊर्जा गिरने के दौरान स्थिर बनी रहती है। तो याद रखिएगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है ये स्थिर बनी रहती है। अगला है चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रखिएगा, एस चंद्रशेखर साहब ने चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किया था। अगला देखिए, यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियों को बताया गया है। इसको करने से पहले यहाँ पर जो और प्रश्न है उनको देख लीजिए जरा। पूछा जा रहा है कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक जो एस चंद्रशेखर जी हैं, इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की गणना की, तारों की उत्पत्ति और उनकी संरचना, इसके साथ ही साथ कृष्ण छिद्र संबंधी शोध जो है वो किया और इसके लिए उन्हें 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्लियर है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या और रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो उनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन और 1930 में इनको यह पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा। तो याद रखिएगा, तब उस कार का पथ दीर्घवृत्तीय पथ होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं क्योंकि ब्रश करते समय क्या होगा। तो ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित हो जाते हैं। क्लियर। अगला देखिए, अब बात करते हैं लिफ्ट में व्यक्ति के भार की जो विभिन्न स्थितियां हैं। सबसे पहला है जब लिफ्ट विरामावस्था में हो। तो याद रखिएगा, जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तब लिफ्ट या एलिवेटर व्यक्ति का आभासी जो भार है वो व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। क्लियर है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तब क्या होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो आभासी भार है वो उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है। तीसरी कंडीशन है जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तब क्या होता है। जब त्वरण से ऊपर जाएगी तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। क्लियर है। अगला देखिए, चौथी कंडीशन है कि जब लिफ्ट त्वरण गति से नीचे आए। याद रखिएगा, जब त्वरण गति से नीचे आएगी तब व्यक्ति को अपना भार जो है वो कम प्रतीत होगा। क्लियर है, यानी जो आभासी भार है वो व्यक्ति के वास्तविक भार से कम हो जाएगा। ठीक है। अगला है यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा। याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो आभासी भार है वो शून्य प्रतीत होगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा, यानी कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो व्यक्ति या वस्तु जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र की होने की भांति नीचे गिरेगा। क्लियर है। अगला देखिए, अगला कंडीशन है कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तब क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का जो आभासी बल है वो व्यक्ति के ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत पर जा लगेगा। क्लियर है। अगला देखिए, यहां पर प्रमुख यंत्र हैं और उनके सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे अगर बात किया जाए भाप इंजन का, याद रखिएगा ये ऊष्मागतिकी सिद्धांत से कार्य करता है। यदि हम बात करें विद्युत जनरेटर की तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण तो ये न्यूटन के गति सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है रेडियो व दूरदर्शन
तो याद रखिएगा ये विद्युत चुंबकीय संचरण पर कार्य करता है। वायुयान की बात करें तो बर्नौली की तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर हम बात करें सोनार की तो ये पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाशी रेसे यानी जो प्रकाशिक रेसे यानी प्रकाशिक तंतु हैं यानी जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं, ये किस पर काम करते हैं? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगर हम बात कर लें फोटोशेल की तो याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर तो याद रखेंगे नाभिकीय रिएक्टर जो है वो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। अगला है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और रोबोटिक्स केंद्र कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया ये भारत में रोबोटिक्स का प्रमुख संस्थान है। आगे आपको भौतिक और रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान के नाम दिए गए हैं और वो संस्थान कहाँ पर ये बताया जा रहा है। इसमें जो सबसे पहला है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, याद रखिएगा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। यदि बात की जाए भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान की तो याद रखिएगा भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, याद रखिएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में है। यदि हम बात करें भारतीय मौसम विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की तो ये नई दिल्ली में है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी नई दिल्ली में है। अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान ये भी पुणे में है और भारतीय मौसम वेधशाला ये भी पुणे में है। तो ये पुणे से संबंधित आप तीनों संस्थान एक साथ याद रखेंगे। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईगुड़ी में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान तो याद रखिएगा भावनगर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है और राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला भी बेंगलुरु में है और रमन अनुसंधान संस्थान भी बेंगलुरु में है। इन तीनों को ध्यान में आप रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो याद रखिएगा ये पणजी में है। क्लियर है? अगला देखिए, आगे यहां पर ऊर्जा स्थानांतरण के व्यवहारिक प्रयोग बताए गए। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला दिया गया है विद्युत हीटर। याद रखिएगा विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यदि हम बात करें लाउड स्पीकर की तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो, इसकी चर्चा हुई है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो कार में बैटरी होती है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसी प्रकार फेंके गए पत्थर की जो ऊर्जा है ये पेशी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला है वाष्प इंजन, याद रखिएगा ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और जो विद्युत अपघटन है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला देखिए, अगला है विद्युत बल्ब। याद रखिएगा विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार बिजली का जो पंखा है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यदि हम बात कर लें टरबाइन की तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पवन चक्की जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यदि हम बात करें विद्युत चुंबक की तो याद रखिएगा ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला है परमाणु बम, तो याद रखिएगा परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये कई बार पूछा गया है। सितार की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है और जो विद्युत जनित्र है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्लियर है? अगला देखिए, आगे कि वायुमंडलीय दाब को मापने और स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा उस यंत्र का नाम है बैरोग्राफ। क्लियर है? तो इस प्रकार यहाँ पर जो फिजिक्स में जितने भी यहाँ पर तथ्य थे उन सभी तथ्यों को एक ही क्लास में कंप्लीट करा दिया गया है। अगली क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।